सोललैंड टू अनराइवल टांग सेट ये काफी अच्छी और बेहतरीन डोंगवा है। अगर आप लोगों ने सोललैंड 1 देख रखा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सोललैंड की स्टोरीज कितनी ज्यादा गजब की होती हैं और इनका एनिमेशन वाकई में एक नंबर का लाजवाब होता है। और भाई लोग अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई लोग शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये कहानी सोललैंड 1 से 10,000 साल बाद की है। और कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को एक घर के अंदर मेडिटेट करते हुए देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट निकलती है और वो सीधे आसमान में चली जाती है। और टांगसेन जो कि गॉड रियलम में वो भी इस गोल्डन लाइट को नोटिस करता है और इसे देखिए ये समझ जाता है कि एक और सितारे का उदय हुआ है। और फिर ये अपने महल में लौट आता है जहाँ पे ये जियावू से पूछता है कि क्या जियावू सो गई है, जिसपे जियावू हाँ करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे परेशान होने की वजह वापस से डोलो कॉन्टिनेंट है। जिसपे टांगसेन बताता है कि गॉड रियलम का एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड में 10 साल के बराबर होता है और मैं डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर और भी समय बिताना चाहता था। और क्योंकि मैं गॉड किंग हूँ इसलिए मुझे गॉड रियलम में आना पड़ा काइंडनेस और इविल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तब से लेके अब तक गॉड रियलम के अंदर 20 साल बीत चुके हैं। इस हिसाब से मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर हजारों साल बीत चुके हैं और इस समय के दौरान टांग क्लैन खत्म हो गया है। और जियावू कहती है कि काइंडनेस और इविल हमेशा लड़ते रहते हैं और वो जंग के नाम पे मॉर्टल रियलम तक पहुँच गए हैं। इसी वजह से 4000 साल पहले अर्थ की क्रस्ट में काफी बदलाव आए जिस वजह से डोलो कॉन्टिनेंट की जो सतह है वो डबल हो गई जो कि अपने साथ काफी सारी अनिश्चितताएं लेके आई। जिसपे टांगसेन कहता है कि मैं यहाँ पे लौटने के बाद मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर दखल नहीं दे सकता हूँ और डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं मैं बस उनको देख ही सकता हूँ। और फिर जियावू बताती है कि 4000 साल पहले वेस्ट में जो सन मून कॉन्टिनेंट था वो डोलो कॉन्टिनेंट से आ टकराया और उस कॉन्टिनेंट पे जो सन मून एम्पायर था उसने डोलो कॉन्टिनेंट के साथ काफी बड़ी जंग की और डोलो कॉन्टिनेंट के पास जो टांग क्लैन के हिडन वेपन्स थे उन्हें सन मून एम्पायर ने नष्ट कर दिया। और फिर टांगसेन बताता है कि 10,000 साल पहले डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 2 ही एम्पायर थे जो कि तियानडो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर थे। लेकिन लगातार कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया 4 एम्पायर्स में बट गई है और उस समय से ही टांग क्लैन अपने शिखर से नीचे गिरने लगा। और लगातार 4000 साल के उतार चढ़ाव के बाद टांग क्लैन की सारी स्ट्रेंथ मिट्टी में मिलके रह गई। वैसे तो मैं यहाँ का गॉड किंग हूँ लेकिन तब भी मैं अपने टांग क्लैन को मिट्टी में मिलने से नहीं रोक सका। जिसपे जियावू कहती है कि तुम इस चीज को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो और दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है इसलिए टांग क्लैन का अस्तित्व मिट गया है। जिसपे टांगसेन कहता है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से टांग क्लैन की स्थापना की थी इसलिए उसका अस्तित्व मिटता देख मुझे दर्द पहुंचता है। और ऐसा दिखता है कि डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर एक नए सितारा उभर के आया है और कहीं न कहीं उसका भाग्य टांग क्लैन के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने उसके भाग्य को देखने की कोशिश की लेकिन सब कुछ धुंध में काफी धुंधला दिख रहा था। और तभी हम यहाँ पे एक पेड़ के ऊपर एक लड़की को बैठे हुए देखते हैं जो कहती है मेरे पेरेंट्स अक्सर डोलो कॉन्टिनेंट का जिक्र करते रहते हैं और लगता है कि वहाँ पे काफी मजा आएगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होके डोलो कॉन्टिनेंट के एक महल पे आता है जहाँ पे 2 सिपाही आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आज हमें इतनी सुबह सुबह पेट्रोलिंग करने के लिए भेज दिया गया है। जिसपे इसका साथी कहता है कि शिकायतें करना बंद करो और जितना जल्दी हम अपना काम खत्म कर लेंगे हम उतना ही जल्दी आराम कर सकते हैं। और तभी ये सिपाही यहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जिससे ये कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूक मैनर के अंदर चोरी छिपे आने की। और तभी इसका दूसरा साथी इसे रोक लेता है और ये कहता है कि क्या तुम यंग मास्टर दाई। तभी ये लड़का कहता है कि मेरा फैमिली नेम दाई नहीं है बल्कि हुओ है। जिसपे वो सिपाही कहता है कि क्या तुम मैनर के अंदर घुसना चाहते थे। जिसपे ये हुओ युहा कहता है कि मैं इस बेकार सी जगह को वैसे भी छोड़ के जा रहा हूँ। और इस चीज को सुन के ये सिपाही से पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ के मास्टर कौन है और वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। जिसपे हुओ युहा कहता है कि मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो इंसान काफी बुरा है। और फिर ये इन दोनों के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर बेहोश कर देता है। जब इन दोनों को होश आता है तब हुओ युहा यहाँ पे नहीं होता है। जिनमें से पहला वाला कहता है कि वो यंग मास्टर कहाँ गया। तो दूसरा कहता है कि उसे ये बुलाना बंद करो, अगर ड्यूचेस ने ये सुन लिया तो हमारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। तो पहला वाला कहता है कि उसके पास जो व्हाइट टाइगर डैगर है वो ड्यूक की एक निशानी है। जिसपे दूसरा कहता है कि तो फिर क्या वो बच्चा। जिसपे पहला कहता है कि हाँ उसने कहा था कि उसकी फैमिली दाई नहीं बल्कि हुओ है। चलो जाने दो, बस उसका किसी के आगे जिक्र मत करना। और काफी जल्दी ड्यूक लौट के आने वाले हैं तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और फिर हमें काफी सारे सैनिकों के साथ ड्यूक को आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे ड्यूक को युहा का ख्याल आया होता है लेकिन जब ये उस जगह को देखते हैं तब वो वहाँ पे नहीं दिखता है। लेकिन जब ये सभी लोग यहाँ से गुजर जाते हैं तब हम देखते हैं कि युहा यहीं पे होता है जो कि पहले की बात याद कर रहा होता है जब किसी ने इसकी माँ से कहा था कि हुओ यूनर तुम्हें अब से ड्यूक मैनर के अंदर
अंदर रहने की इजाजत नहीं है, और क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं हो इसलिए तुम्हें अब से कोर्ट यार्ड में रहना होगा जहाँ तुम्हारी जगह है, और ये तुम्हारा कमीना बेटा भी वहीं पे रहेगा। और ये सब कुछ ड्यूक की वाइफ ने कहा होता है। और खराब मौसम में वो बीमार होने के बावजूद भी काम कर रही होती है, इसलिए ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से ये बेहोश हो जाती है। और अपनी मॉम की ऐसी हालत को देख के युहा इनकी देखभाल करने लगता है। और जैसे ही वो होश में आती है तो ये युहा को रोने से मना करते हुए व्हाइट टाइगर डेगर देती है और कहती है कि तुम उनके बेटे हो, इसलिए इस डेगर को हमेशा अपने साथ रखना। और इतना कह के युहा की मदर दम तोड़ देती है, जिस वजह से युहा काफी ज्यादा रोता है। और कुछ समय बाद एक लकड़ी पे अपने डेगर से लिखते हुए मन में कहता है कि मॉम, मेरी सोल पावर लेवल 10 पे पहुंच चुकी है और अब मैं अपनी सोल रिंग को ले सकता हूँ। मैं जीऊंगा और मैं एक ग्रेट सोल मास्टर बनूंगा और एक आउटस्टैंडिंग सोल मास्टर बनूंगा। फिर चाहे इसमें मुझे 10 साल लगे, 20 साल लगे या फिर पूरी एक सदी लगे, और मैं आपके नाम को साफ करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दूंगा। और इतना कहने के बाद यह एक नए सफर पे निकल जाता है और लगातार 6 दिन चलने के बाद ये जिंगडो फॉरेस्ट पहुंच जाता है। और डोलो कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा सोल बीस्ट यहीं पे पाए जाते हैं और ये यहाँ पे स्पिरिट बीस्ट को हंट करके उसकी स्पिरिट रिंग को हासिल कर सकता है। और स्पिरिट रिंग को सिर्फ तभी एब्जॉर्ब किया जा सकता है जब वो स्पिरिट बीस्ट इसी स्पिरिट मास्टर के द्वारा मारा गया हो, जिससे कि स्पिरिट मास्टर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और यह सिर्फ एक स्पिरिट रिंग के साथ ये अपने लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे कि ये एक सोल वॉरियर से एक सोल मास्टर बन जाएगा। और जब यह आगे बढ़ता है तो इसे पानी में काफी सारी मछलियां दिखती हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए ये एक लकड़ी को शार्प करने लगता है। और इस लकड़ी की धार तेज करने के लिए अपने व्हाइट टाइगर डेगर को बाहर निकालता है। और तभी इसे अपनी मॉम की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और इस लकड़ी को शार्प करने के बाद ये नदी के पास आ जाता है, जहाँ पे ये अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करता है, जिससे कि इसकी नजरों में सब कुछ काफी स्लो हो जाता है और क्लियर दिखने लगता है। और इसकी मदद से ये कई मछलियों को पकड़ लेता है। और जब ये रोस्ट करके इन मछलियों को खा रहा होता है तभी एक लड़की इसके पीछे से कहती है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है। और जैसे युवा पीछे मुड़ के देखता है तो ये लड़की काफी ज्यादा इसके करीब होती है, जिस वजह से ये डर के नीचे गिर जाता है। और फिर ये लड़की युवा से कहती है कि यंग मैन, क्या तुम इन ग्रिल्ड फिश को मुझे बेचोगे? और इसकी खुशबू तो काफी लाजवाब है, तुमने इसे कैसे बनाया? और फिर युवा एक ग्रिल्ड फिश इस लड़की को देते हुए कहता है कि तुम इसे फ्री में ले सकती हो। और ये लड़की भी बिना हिचकिचाए तुरंत ही युवा से ये ग्रिल्ड फिश ले लेती है। और जैसे ये इस ग्रिल्ड फिश को खाने वाली होती है तभी यहाँ पे एक और पर्सन आ जाता है और वो इससे कहता है कि इस लड़के ने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया और तुमने पहले ही खाना शुरू कर दिया। और तभी ये लड़की इस लड़के के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा? जिस पर ये लड़का डरते हुए कहता है कि मिस या अब तो खुश होना। जिस पे ये लड़की कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। तभी युवा इस लड़के को भी एक ग्रिल्ड फिश खाने के लिए देता है, जिस पे ये पर्सन कहता है कि तुमने अभी तक तो खाया भी नहीं है और क्या तुमने इन मछलियों को रिवर से पकड़ा है? जिस पे युवा कहता है कि आप इसे ले सकते हैं, मैं और बना लूंगा। तो ये पर्सन भी इस ग्रिल्ड फिश को ले लेता है और कहता है कि मेरा नाम बाई बाई है और इनका टांगिया। और यंग मैन, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर युवा अपना नाम हुओ युहा बताता है। और इस तरफ टांगिया ने पूरी ग्रिल्ड फिश को खा लिया होता है और ये कहती है कि इसका टेस्ट काफी अमेजिंग है और मैंने इस जैसी डिलीशियस ग्रिल्ड फिश कभी नहीं खाई है। और ये ग्रिल्ड फिश टांगिया को इतनी ज्यादा अच्छी लगी होती है कि ये खुशी के मारे झूम उठती है। और कुछ समय बाद युहा यहाँ से जाने लगता है तो बाई बाई से पूछता है कि युहा तुम कहाँ जा रहे हो? और यहाँ पे तुम संभल के रहना क्योंकि ये वाइल्ड एरिया है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे जिंगडो फॉरेस्ट है जहाँ पे सोल बीस्ट भटकते रहते हैं। जिस पे युहा कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद और शायद हम बाद में दोबारा मिले। और इतना कह के युहा जिंगडो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। और जब टांगे युहा को जिंगडो फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए देखती है तो इसे इसकी चिंता होने लगती है। तो बाई बाई कहता है कि मैंने इसकी सोल पावर को फील किया, शायद ये सोल रिंग के लिए हंट कर रहा हो। तो टांगे कहती है कि इसकी सोल पावर कम है और ये अंधों की तरह जो फॉरेस्ट में जा रहा है, इस तरह से ये अपनी जान को ही खतरे में डाल रहा है। और फिर हम युहा को देखते हैं जो कि जिंगडो फॉरेस्ट के अंदर आ गया होता है, जहाँ पे जगह जगह काफी सारे सोल बीस्ट होते हैं। और युहा भी जिंगडो फॉरेस्ट की सुंदरता को देख के काफी हैरान होता है। और जब युहा इस फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक सोल बीस्ट की नजर युहा पे पड़ जाती है और इस चीज का एहसास युहा को भी हो जाता है, लेकिन ये इस पे ज्यादा ध्यान ना देके आगे बढ़ने लगता है। और तभी अचानक से वो सोल बीस्ट युहा के आगे आ जाता है और वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युहा इससे अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है। लेकिन ये सोल बीस्ट युहा का पीछा ही नहीं छोड़ता है और ये बार बार इसके ऊपर अटैक करता है। और युहा भी बार बार अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इसे डॉज करने की। और इसके ऐसा करने की वजह से उस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत एक एनर्जी बॉल से युहा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे युहा अपने व्हाइट टाइगर डेगर से रोकने की कोशिश करता है।
और जैसे ये एनर्जी बॉल व्हाइट टाइगर से भिड़ती है तो यहाँ पे एक धमाका होता है और यीहाओ का ये डैगर दूर जा गिरता है। और जैसे यीहाओ जाके इस डैगर को उठाता है कि तभी वो सोल बीस्ट इसे पकड़ लेता है और यीहाओ इसके हाथ से अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये छुड़वा नहीं पाता है। इसलिए यीहाओ अपने व्हाइट टाइगर डैगर को इसके हाथ में पूरा घुसेड़ देता है। दर्द होने की वजह से ये यीहाओ को छोड़ देता है। और अब इस बीस्ट को यीहाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था और ये पागलों की तरह इसके ऊपर अटैक करने लगता है और ये काफी ऊंची छलांग लगा के डायरेक्ट यीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो यीहाओ भी इसके ऊपर अपनी पावर को यूज करते हुए व्हाइट टाइगर डैगर से अटैक कर देता है, जिस वजह से ये सोल बीस्ट यहीं पे मारा जाता है। और इस फाइट की वजह से यीहाओ काफी थक चुका होता है, इसलिए ये एक पेड़ के पास जाके उससे टिक के बैठ जाता है। और तभी ये उस सोल बीस्ट की सोल रिंग को बाहर आते हुए देखता है, लेकिन अब इसके पास इसे एब्जॉर्ब करने की स्ट्रेंथ नहीं बची होती है। और तभी यीहाओ की तरफ किसी का कोल्ड ऑरा बढ़ता है और तभी यीहाओ के आगे एक काफी बड़ा सा बीस्ट आ जाता है और यीहाओ भी अपने चारों तरफ काफी ज्यादा ठंड को महसूस करता है। और जैसे यीहाओ इस सोल बीस्ट को देखता है तो इसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या है और ये बर्फ में जम के नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यीहाओ ने ड्यूक मैनर को छोड़ दिया था, जिसके बाद इसकी मुलाकात टांगिया और बेइबेई से हुई थी और तो और इसका सामना एक बीस्ट से भी हुआ था, जिसे खत्म करने में इसे काफी परेशानी हुई थी और ये काफी ज्यादा थकने की वजह से एक पेड़ से टिक के बैठ गया। और तभी अचानक से इसके चारों तरफ काफी ज्यादा कोल्ड ऑरा फैल जाता है और एक काफी बड़ा बीस्ट जमीन में से इसके सामने निकल के आ गया होता है, जिसकी वजह से यीहाओ बर्फ में जम के बेहोश हो गया था। और फिर हमें यीहाओ की कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यीहाओ बेहोश पानी में पड़ा हुआ होता है और ये बीस्ट कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जिसके पास एक मेंटल एट्रीब्यूट है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमजोर है। और तभी यीहाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कोई और भी घुसने की कोशिश करने लगता है, जिसको देख स्काईड्रीम गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई इस इंसान के लिए मेरे साथ कम्पीट करने की। और तभी एक ब्लैक स्पीयर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर लेता है और ये कहता है सूरज चांद तारे ये सारे मेरी मुट्ठी में हैं और इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। और तभी स्काईड्रीम उस ब्लैक स्पीयर को रोकते हुए कहता है कि मैं स्काईड्रीम आइस वॉर्म हूँ और मुझे एक मेंटल एट्रीब्यूट वाले इंसान को ढूंढने में काफी समय लगा और आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई इसके लिए मेरे साथ कम्पीट करने की। और स्काईड्रीम अपनी पावर को यूज करने के बाद भी इस ब्लैक स्पीयर से छुटकारा नहीं पा पाता है, इसलिए ये इसके साथ यहीं पे रहने का डिसाइड करता है। जिसके बाद ये ब्लैक स्पीयर यहाँ से चला जाता है और इसके यहाँ से जाने के बाद स्काईड्रीम यीहाओ के साथ मर्ज होने लगता है। और जैसे यीहाओ को होश आता है तो ये अपने आप को कहीं और पाता है और तभी स्काईड्रीम इससे कहता है कि ये तुम्हारा स्पिरिचुअल सी है और यही मेरा अब घर होने वाला है। और यीहाओ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इससे कौन बात कर रहा है और आसपास की चीजों को देखने के बाद इसे ऐसा लगता है कि ये कोई सपना देख रहा है, जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि क्या तुम्हें सच में इतने अच्छे भी ड्रीम आते हैं और मैंने तुम्हें बताया तो है कि ये तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जिसपे यीहाओ पूछता है कि वो क्या होता है, जिसपे स्काईड्रीम कहता है तुम तो एक बेवकूफ हो और तुम्हारी जो आंखें हैं वही तुम्हारी मार्शल सोल है जिसे स्पिरिट आइज कहते हैं और अगर तुम इसकी पावर को अनलिश करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए अपनी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर के अंदर बदलना होगा, जिसे तुम अपनी स्पिरिट आइज के थ्रू रिलीज कर सकोगे। और जहाँ पे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी होगी वो तुम्हारी मन की आंखें हैं, जो कि तुम्हारे स्पिरिट आइज के पीछे ब्रेन में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे है। और मैं 1 मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हूँ जो कि इस पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में इकलौता है और तो और मैं इस दुनिया का पहला मेंटल सोल रिंग हूँ और अब से तुम मुझे स्काईड्रीम बुलाना। जिसपे यह कहता है कि स्काईड्रीम आपने तो कहा था कि आप 1 मिलियन ईयर ओल्ड सोल बीस्ट हैं, तो फिर आपने सिर्फ मुझे ही क्यों चूज किया। और तो और फर्स्ट सोल रिंग की लिमिट ज्यादा से ज्यादा 400 ईयर्स होती है ना। जिसपे स्काईड्रीम कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चूज करना चाहता था और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और इसकी ये प्रोसेस समझाना ये काफी मुश्किल है, इसलिए मैं इस चीज को तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। और ये जो तुम्हें 10 लाइट बॉल्स दिख रही हैं ये सील्स की 10 लेयर्स है जिन्हें मैंने सेट किया है और तो और ये पहली पावर है जो मैंने तुम्हें दी है एक सोल रिंग के रूप में। और सोल रिंग का सुनकर यीहाओ चौंक जाता है और पूछता है कि क्या सच में मेरे पास एक सोल रिंग है। जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि हाँ अब तुम्हारी बॉडी फर्स्ट सोल रिंग की हो गई है जो कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक 400 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट के आगे टिक सकती है और जो असल में तुम्हारी पावर है फर्स्ट सोल रिंग की वो 400 ईयर्स की है और जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हारे बॉडी
की टिकने की जो एबिलिटी है उसका पावर लेवल बढ़ जाएगा और वो स्ट्रांग हो जाएगी। और तो और तुम्हारे सोल रिंग पावर्स की जो लिमिट है वो भी बढ़ जाएगी और ये चीज बाकी की सोल रिंग्स पे अप्लाई होगी जो कि तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाली है। और फिर यह पूछता है कि क्या सोल रिंग की पावर बदल सकती है क्या, जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि मैं 1 मिलियन ईयर ओल्ड सोल बीस्ट हूँ और तो और एक लौती मेंटल सोल रिंग हूँ जो कि एग्जिस्ट करती है। और मैंने जो तुम्हें फर्स्ट सोल रिंग दी है वो ना सिर्फ तुम्हारे फिजिकल एबिलिटी के अनुसार इवॉल्व होगी बल्कि मैं भी तुम्हें 4 सोल स्किल्स दूंगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए सोल बोन नहीं है, बस मैं एक एक्स्ट्रा मार्शियल सोल दे सकता हूँ। और जब यह 4 सोल स्किल्स और एक मार्शियल सोल के बारे में सुनता है तो ये काफी खुश होने लगता है। और फिर स्काईड्रीम कहता है कि मैंने तुम्हें एक आइस एट्रीब्यूट मार्शियल सोल दी है लेकिन अभी उसकी कोई भी फॉर्म नहीं है और तुम्हारी मार्शियल सोल सिर्फ तभी फॉर्म होगी जब तुम अपनी पहली आइस एट्रीब्यूट सोल रिंग को हासिल कर लोगे। इसलिए तुम सोच समझ के अपनी सोल रिंग्स को चूज करना और उसके लिए तुम मेरी एडवाइस लेते रहना। और फिर यह पूछता है कि इसकी 4 सोल स्किल्स क्या हैं, जिसपे स्काईड्रीम कहता है कि यही तो तुम्हें पता लगाना है लेकिन तुम इतनी जल्दी इस चीज को सेलिब्रेट मत करो। और जो मैंने तुम्हें 4 सोल स्किल्स दी हैं वो सभी ही सपोर्टिव स्किल्स हैं और वो ज्यादा यूजफुल भी नहीं है कॉम्बैट के अंदर। लेकिन दूसरों से सावधान रहना क्योंकि वो तुम्हारे इस स्किल के पीछे आ सकते हैं और जब तुम बाकियों को बताओ तब सिर्फ यही बताना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल स्किल है और अब भी तुम काफी कमजोर हो, इसलिए पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अब भी तुम्हें काफी लंबा रास्ता तय करना है। जिसपे यह कहता है कि कोई भी एक ही कदम में टॉप पे नहीं पहुंच सकता है और हर किसी को एक समय पे एक ही स्टेप लेना चाहिए। और तो और ये चीजें उसके हार्डवर्क और एफर्ट्स पे भी निर्भर करती है एक सच्ची सफलता को हासिल करने के लिए। और तभी स्काईड्रीम कहता है कि तुम्हारा समय हो गया यहाँ से जाने का। इसलिए यह के पैरों के नीचे जो स्पिरिचुअल सी था वो बर्फ में जम के टूट जाता है और वो इसमें गिर जाता है। और फिर हम जिंगडो फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे यह की बॉडी के पास बाई और टांगिया थी और ये यह के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और बाई यह को चेक करके बताता है कि इसकी क्यू और ब्लड सर्कुलेशन एकदम स्टेबल है और इसकी सोल पावर भी एकदम नॉर्मल है और ये थोड़ी देर पहले ही सोल मास्टर लेवल पे पहुंचा है और इसकी बॉडी को इस पावर को इंटीग्रेट करने की जरूरत है जिससे कि ये अपनी सोल पावर को अडेप्ट कर सके और इसमें अभी कुछ समय लगेगा। और ये काफी बुरी बात है कि ये सिर्फ एक 10 ईयर ओल्ड विंड बेबून की है। और इस तरफ यह होश में आते हुए सोचता है कि क्या वो सच में सपना नहीं था और यह को होश में देख के टांगिया खुश होती है और ये कहती है कि आखिरकार तुम होश में आ ही गए, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी और मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती अगर तुम ऐसे ही अनकॉन्शियस बने रहते। और प्रोटेक्ट करने की बात सुन के यह थोड़ा सा हैरान होता है तो टांगिया कहते हैं कि हाँ यहाँ पे काफी खतरा बढ़ने वाला है। और यह देखता है कि टांगिया की दोनों ही सोल रिंग्स 100 ईयर ओल्ड हैं और ये बाई की 3 सोल रिंग्स को देख के हैरान होता है जिनमें से 2 100 ईयर ओल्ड होती हैं जबकि एक 1000 ईयर ओल्ड होती है जो कि काफी हाई है। और मिस्टर बाई मुझसे बस 4-5 साल बड़े ही हैं लेकिन तब भी इनका लेवल 30 से ज्यादा है। और तभी यहाँ पे 1000 ईयर ओल्ड दतूरा स्नेक आ जाता है जिसे देख के टांगिया काफी खुश होती है और ये बाई इससे कहती है कि बाई मुझे ये चाहिए। जिसपे बाई कहता है कि टांगिया यहाँ पे आसपास और भी सोल स्पिरिट बीस्ट हो सकते हैं इसलिए तुम बस यह को प्रोटेक्ट करना और इसे तो मैं संभाल लूंगा। और यह को प्रोटेक्ट करने के लिए टांगिया अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को रिलीज कर देती है और तभी दतूरा स्नेक ने बाई के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिसे यह काफी गौर से देख रहा होता है। और बाई अपनी सोल रिंग्स को इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ लाइटनिंग गिराने लगता है जिस वजह से वो दतूरा स्नेक इसके करीब नहीं आ पाता है। जिसके बाद ये तुरंत ही टांगिया और यह के ऊपर अटैक कर देता है तो टांगिया इसे अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है। जिसके बाद ये युहा के साथ यहाँ से भागने लगती है लेकिन तब भी ये दतूरा स्नेक इनका पीछा नहीं छोड़ता है और इनके पीछे आके इनके ऊपर अटैक करता है। और एक बारी तो ये दतूरा स्नेक अचानक से युहा के आगे उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन टांगिया ने अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से युहा को बचा लिया होता है और इस मौके का फायदा उठा के बाई इस दतूरा स्नेक के सिर पे थंडर पंच कर देता है। और फिर टांगिया युहा को बताती है कि बाई एक स्टॉर्म अटैक सोल मास्टर है और इसकी मार्शल सोल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन की है लेकिन ये दतूरा स्नेक काफी तेज है इसलिए इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और यह देखता है कि ये पहली बार है कि इसके मॉम के बाद जब कोई इसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो स्काईड्रीम कहता है कि तुम मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हो बाई की मदद करने के लिए। जिसपे यह कहता है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ, मैं भी बाई की मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये अपनी सोल रिंग को रिलीज करने लगता है और फिर ये सबसे पहले अपनी मेंटल डिटेक्शन की पावर को यूज करता है और फिर ये अपनी इस एबिलिटी को मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से इस एबिलिटी को बाई और टांगिया के साथ शेयर करने लगता है। और टांगिया युहा की इस स्किल
को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि युहा की इस स्किल की मदद से छोटे से छोटा बदलाव भी पता चलता है और इस स्किल की मदद से बाई 30 मीटर के अंदर सब कुछ काफी अच्छी तरीके से और क्लियरली देख पा रहा होता है। और तो ये काफी आराम से दतूरा स्नेक के काफी फास्ट मूव को भी आराम से देख पा रहा होता है। और दतूरा स्नेक को अटैक करता देख बाई अपनी सेकंड सोल स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से ये अपने अंदर काफी ज्यादा लाइटनिंग को इकट्ठी कर लेता है और माइटी थंडर बोल्ट से दतूरा स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद दतूरा स्नेक के ऊपर एक के बाद एक करके काफी तगड़ी लाइटनिंग गिरने लगती है और इसकी काफी ज्यादा हालत भी खराब हो जाती है, इसलिए ये इधर उधर भागने लगता है। तो बाई टांगिया से इसे मारने के लिए कहता है और टांगिया अपना चाकू मार के इसे मार देती है, इससे दतूरा स्नेक की सोल रिंग उसके बाहर आ जाती है। और इस चीज को देख के टांगिया खुश होते हुए कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। और फिर ये सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाती है और बाई से इसका ध्यान रखने के लिए कहती है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि युहा ने बाई की मदद करी थी दतूरा स्नेक को मारने में, जहाँ पे टांगिया ने फाइनल अटैक कर उस दतूरा स्नेक को मार दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही इसकी सोल रिंग को एब्सॉर्ब करने के लिए बैठ गई थी। और जैसे थका हारा बेचारा युहा यहाँ पे आता है तो बाई इसकी सपोर्टिव सोल स्किल के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है। तो बाई इतनी आसानी से इस 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट को हरा नहीं पाता, और क्योंकि टांगिया लेवल 30 के पीक पे पहुंच चुकी है, इसलिए ही हम उसके लिए सुटेबल सोल रिंग को ढूंढने के लिए जिंगदो फॉरेस्ट आए थे। और टांगिया के बिहाफ पे मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तो यह कहता है कि नहीं, आपने मेरी जान बचाई थी, मैंने बस उसका ही एहसान चुकाया है। और वैसे मिस या की मार्शल सोल क्या है? तो बाई ब्लू सिल्वर प्लांट बताता है। और ये जान के यह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये वाली मार्शल सोल तो टांग क्लैन के फाउंडर और सी गॉड टांगसन की भी थी ना। और बाई कहता है कि तुम तो सी गॉड टांगसन को काफी अच्छी तरीके से जानते हो। तो यह कहता है कि उन्हें तो इस कॉन्टिनेंट में हर कोई जानता है। और जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम इनकी स्टोरी सुनाया करती थी कि 10,000 साल पहले टांग क्लैन के फाउंडर टांगसन ने शेरेक 7 डेविल्स को लीड किया अनबीटेबल मार्शल सोल एम्पायर को हराने के लिए, और इस डुओलो कॉन्टिनेंट का नक्शा बदल दिया और सोल मास्टर्स के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कई रास्ते खोले। और वो पहले थे जिन्होंने डोलियो की लिमिट 99 लेवल पे ब्रेक थ्रू किया, जिससे कि वो इमोर्टल हायर एग्जिस्टेंस बन गए, जो कि एक गॉड हैं। तो बाई कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, टांगिया की ब्लू सिल्वर प्लांट के पास अच्छा खासा पोटेंशियल है, लेकिन ये ब्लू सिल्वर एम्परर की टक्कर की नहीं है जिसे टांगसन पोसेस करता था। और टांगिया वर्तमान में टांग क्लैन की क्लैन मास्टर है। और तभी युहा को चक्कर आने लगते हैं। तो बाई इसे संभालते हुए कहता है कि तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा खर्च हो चुकी है, और चलो अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी ब्रीथिंग को एडजस्ट करने में। और कुछ समय बाद टांगिया ने इस सोल रिंग को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया था, और इसके होश में ही आते ही बाई इससे युहा को धन्यवाद करने के लिए कहता है। और जैसे युहा होश में आता है तो ये टांगिया को अपने सामने पाके डर जाता है। तो टांगिया कहती है कि क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी दिखती हूँ? युहा, क्या तुम टांग क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि नंबर 1 सेक्ट है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर? और मुझे लगता है कि हमारी स्किल्स तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगी। और इस ट्रेजर को जुआन तियान रिकॉर्ड कहते हैं, और इसके अंदर घोषली ट्रेस, पर्पल डीमन आई और जुआन यू हैंड के बारे में बताया गया है। और अब टांग क्लैन वैसा नहीं रहा है जैसा कि ये पहले हुआ करता था, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास सेक्ट लीडर के तौर पे हूँ और बाई फाउंडिंग डिसिपल्स में से एक है, और टांग क्लैन के साथ हमारा फ्यूचर ब्राइट है। तो यह कहता है कि मैं टांग क्लैन को ज्वाइन करूंगा। वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही मैं कोई इतना ज्यादा टैलेंटेड हूँ, और तो और मेरी मार्शल सोल म्यूटेटेड है, और तो और आप लोगों ने मुझे कई बार बचाया है और टांग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया, और आप लोगों से मिलना मेरे लिए सबसे भाग्यशाली चीज है, और मैं आपको ज्वाइन करता हूँ टांग क्लैन की ग्लोरी को रिवाइव करने में। और इस चीज को सुनकर टांगिया खुश होती है और कहती है कि जब तक कि हम हार्ट कल्टीवेट करके लगातार अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारे टांग क्लैन को रिवाइव कर पाएंगे। और यह तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है, और उसे मैं तुम्हें हमारे जिंगदो फॉरेस्ट के बाहर निकलने के बाद दूंगी। और इस चीज को सुनकर यह भी काफी खुश होता है। और तभी ये लोग नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पे टांगिया बाई को पानी की तरफ इशारा कर रही होती है। तो बाई अपनी थंडर सोल स्किल से काफी सारी मछलियों को एक साथ ही मार देता है, और
यह इनके ऊपर नमक मिर्ची लगा के भुट्टे की तरह सेंक देता है और ये तीनों ही इन मोमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। और टांगिया कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर से टांग क्लेन की अल्टीमेट स्किल दिखाऊंगी। और फिर बाई बाई युहा को पर्पल डीमन आए, जुआन हैंड, घोस्टली ट्रेस, 100 हिडन वेपन्स और कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके दिखाता है। और युहा को भी टांग क्लेन की अल्टीमेट स्किल्स काफी औसम लगती हैं। और फिर बाई बाई युहा को कुछ बेसिक टेक्निक सिखाने लगता है और काफी देर प्रैक्टिस करने की वजह से युहा थकान के मारे नीचे गिर जाता है। और इसकी ऐसी हालत को देख के टांगिया सोचती है कि क्या ये हैंडल भी कर सकता है। और रात के समय टांगिया सो जाती है जबकि बाई बाई युहा को कल्टीवेट करने में मदद कर रहा होता है। और ये सोचता है कि युहा के मेरिडियंस काफी ज्यादा छोटे और पतले हैं और कई मेरिडियंस के ऑर्डर भी सही नहीं है और कल्टीवेशन के लिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर है और इसे काफी ज्यादा दृढ़ता के साथ कल्टीवेट कर अपनी सोल पावर को लेवल 10 पे लाना होगा। और काफी देर सफर करने के बाद ये जंगल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें लेने के लिए घोड़ा गाड़ी आ गई होती है। और थोड़ी देर सफर करने के बाद ये एक ढाबे जैसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे नाश्ता करके ये वापस से सफर करते हैं और अपनी मंजिल पे आके उतर जाते हैं। और फिर टांगिया बताती है कि वो शेरेक सिटी है जहाँ पे दुनिया की सबसे बेस्ट अकेडमी शेरेक अकेडमी है। और बाई बाई बताता है कि एलाइट्स के भी एलाइट ही शेरेक अकेडमी के अंदर एंटर कर सकते हैं और इसके अंदर सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को ही रहने दिया जाता है। और यह सोचता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट अकेडमी शेरेक अकेडमी मेरे नजरों के सामने है। और तभी ये तीनों भागते दौड़ते हुए सिटी तक आ गए होते हैं जहाँ पे टांगिया पहले आके कहती है कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा स्लो हो। तो बेचारा थका हारा यह कहता है कि मिसिया आप तो काफी ज्यादा फास्ट हैं। और टांगिया बताती है कि ये शेरेक सिटी है जहाँ पे दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल है। और फिर बाई बाई कहता है कि जिस किसी का भी शेरेक स्कूल के अंदर दाखिला होता है वो बेहतरों में भी सबसे बेहतर होता है और ये स्थान असली ताकतवर लोगों का है। और फिर यह सिटी को देखने लगता है और तभी टांगिया कहती है कि हो यह जो सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहती थी वो शेरेक स्कूल का एडमिशन क्वाटा है क्योंकि टांगसन जो टांग क्लेन का एंसेस्टर है वो भी शेरेक से ही ग्रेजुएट हुआ था। और जब टांग क्लेन की स्थापना हुई थी और शेरेक स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद लगभग सभी ने ही टांग क्लेन को ज्वाइन किया था और इनके बीच का जो सुख दुख बांटने का रिश्ता है वो अभी तक कायम है। और वैसे तो टांग क्लेन पहले जैसा नहीं रहा है लेकिन तब भी शेरेक स्कूल टांग क्लेन को हर साल फ्री एडमिशन क्वाटा देती है और अब ये क्वाटा तुम्हारा है। तो बाई बाई कहता है कि लेकिन तुम आराम नहीं कर सकते हो क्योंकि शेरेक स्कूल हर 3 महीनों में न्यू स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट लेती है और जो कोई भी उसे पास नहीं कर पाएगा उसे तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। तो यह जो से कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा कॉलेज के अंदर टिके रहने के लिए। और टांगिया कहती है कि तुम्हारी सीखते रहने की चाहत को देख के मुझे काफी खुशी हुई और ये स्टोरेज सोल गाइड तुम्हारा टांग क्लेन के अंदर एंटर करने का गिफ्ट है और इसे काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है और इसे तुम चीजों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यह इसे इज्जत से लेने लगता है। तो टांगिया कहती है कि इतने भी ज्यादा ईमानदार और चतुर मत बनो और हम शेरेक सिटी से होते हुए स्कूल के अंदर एंटर कर सकते हैं। और फिर ये तीनों सिटी के अंदर एंटर कर लेते हैं जहाँ पे यह काफी ज्यादा चहल पहल देखता है और यहाँ के सोल गाइड्स को देख के काफी हैरान भी होता है। और बाई बाई बताता है कि शेरेक सिटी की सोल गाइड टेक्नोलॉजी ओरिजिनल डूलो कॉन्टिनेंट से आगे की है लेकिन इससे भी आगे की सनमून एम्पायर की है। और यह मन में कहता है कि मैंने ड्यूक मैंशन के अंदर भी इतने ज्यादा एडवांस सोल गाइड को नहीं देखा। और इस तरफ टांगिया सोल गाइड टूल से चिड़ी हुई होती है। और बाई बाई बताता है कि शेरेक स्कूल की जो वर्तमान स्थिति है उसकी उत्पत्ति 4000 साल पहले वॉर से हुई थी और ये वॉर सनमून कॉन्टिनेंट और डोलो कॉन्टिनेंट के बीच में हुआ था क्योंकि जब 4000 साल पहले सनमून कॉन्टिनेंट डोलो कॉन्टिनेंट से आ टकराया तो सनमून कॉन्टिनेंट पे जो सनमून एम्पायर था उसने तुरंत ही डोलो कॉन्टिनेंट के साथ जंग छेड़ दी थी। और शुरुआत में तो 3 किंगडम्स ने मिलकर टांग क्लेन के हिडन वेपन्स को इस्तेमाल किया था लेकिन तब भी ये सनमून एम्पायर के सोल गाइडेड वेपन्स के द्वारा हरा दिए गए। तो टांगिया कहती है कि ऐसा नहीं है कि टांग क्लेन के हिडन वेपन्स सोल गाइडेड वेपन्स से कमजोर हैं बल्कि टांग क्लेन के पास कई पावरफुल हिडन वेपन्स हैं जिनमें से यहाँ तक कि कुछ तो गॉड्स को भी मार सकते हैं। और यह भी काफी चौंक जाता है जब ये सुनता है कि कई ऐसे हिडन वेपन्स भी हैं जो कि गॉड्स तक को भी मार सकते हैं। और फिर बाई बाई कहता है कि जब मैं पहली बार टांगिया से मिला था तब ये काफी ज्यादा विरोध करती थी सोल गाइड्स का और तब जाके मुझे पता चला कि कुछ ऐसे भी हिडन वेपन्स हैं जो कि यहाँ तक कि गॉड्स तक को भी मार सकते हैं। लेकिन उस तरीके के पावरफुल वेपन्स को टांग क्लेन के एंसेस्टर टांगसन और लाओ गाओ जो कि एक डिवाइन क्राफ्टमैन थे सिर्फ ये 2 ही इस तरीके के हिडन वेपन्स बना सकते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी हिडन वेपन्स हैं उन्हें तो कब का ही सोल गाइडेड वेपन्स ने सरपास कर दिया है जिस वजह से सनमून कॉन्टिनेंट को डोलो
डोलो कॉन्टिनेंट के ऊपर अपर हैंड मिल गया और इसने डोलो कॉन्टिनेंट की हालत काफी खराब कर दी। और उस क्रिटिकल समय में शेरेक स्कूल के जो फॉर्मर डीन थे उन्होंने करीब 60 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को इकट्ठा किया तीनों एम्पायर की आर्मीज को लीड करने के लिए, जिससे हम सन मून एम्पायर को हरा सके। जिसके बाद शेरेक ने अपने आप को सारी कंट्रीज से अलग कर लिया और एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बन गया। और उस जीत के बाद से टांग क्लैन कमजोर होने लगा। तो यह पूछता है कि क्या सच में सोल गाइड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर बेबी बताता है कि फॉर्मर डोलो कॉन्टिनेंट के जो सोल मास्टर्स हैं उन्हें कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर सोल मास्टर्स ने सोल गाइडेंस टूल्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी खुद की स्ट्रेंथ का हिस्सा नहीं है। और सोल गाइड की स्ट्रेंथ ना सिर्फ पावर है बल्कि ये सोल मास्टर के सिस्टम पर भी काफी विध्वंसक असर डालता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट सोल पावर को एब्सॉर्ब करते हैं और ये सोल पावर एनर्जी है जिसे ये कन्वर्ट करके सोल गाइड्स के माध्यम से रिलीज करते हैं। और तो और ये एलिमेंट्स को भी अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो फायर सोल मास्टर्स हैं वो आइस सोल स्किल्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले के जो सोल मास्टर्स थे वो एक एट्रीब्यूट के अलावा ज्यादा स्किल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और तभी यह बाजू में खड़े हुए एक आदमी को सोल पावर से फायर जनरेट करते हुए देखता है और यह को भी समझ में आ जाता है कि आज की तारीख में सोल पावर एट्रीब्यूट की जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। और फिर बेबी बताता है कि सोल गाइड्स ने सोल मास्टर की सोल रिंग्स को पहले के मुकाबले काफी कमजोर कर दिया है और इसलिए सोल लैंड के जो अब के लोग हैं वो लगातार सोल गाइड्स को स्वीकार करते जा रहे हैं, लेकिन नोबल क्लास ने अभी तक इन्हें स्वीकार नहीं किया है। तो यह पूछता है कि आखिर लोग इसे इतनी आसानी से स्वीकार क्यों कर रहे हैं, जिस पे बेबी बताता है कि कोई सी भी कंट्री क्यों ना हो वहाँ पे सिर्फ कुछ ही सोल मास्टर्स होते हैं, जबकि ज्यादातर ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनकी सोल पावर कमजोर होती है और वो सभी ही अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, जो कि सोल गाइड्स कर सकते हैं। और जरा सी सोल पावर को कन्वर्ट करके ही सोल गाइडेड व्हीकल्स, सोल गाइडेड शिप्स, सोल गाइडेड फ्लाइंग बोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सोल गाइड्स ने ट्रांसपोर्टेशन को काफी आसान कर दिया है। और फिर यह सोचता है कि मिस जोया टांग क्लैन की क्लैन लीडर हैं, तो इनके लिए सोल गाइड्स को रिजेक्ट करना स्वाभाविक है, लेकिन क्या हिडन वेपन और सोल गाइड्स को कंपेयर करना जरूरी है। और फिर ये लोग शेरेक एकेडमी आ जाते हैं, जहाँ पे बेबी को देख के एक जूनियर स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे बेबी कहता है कि ये हो याओ है टांग क्लैन का स्टूडेंट और इसे इस साल के एग्जाम्स में छूट दी गई है और मैं इसे यहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए लाया हूँ। और यह सोचता है कि सीनियर ब्रदर बेबी की स्टूडेंट्स के बीच में काफी इज्जत है। और जैसे ये लोग एकेडमी के अंदर एंटर करते हैं तो बेबी बताता है कि ये शेरेक 7 डेविल्स हैं, जिन्होंने शेरेक स्कूल को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और पहले नंबर पे जिनका स्टेचू है वो गॉड ऑफ वॉर दाई मुबाई है। और यह सोचता है कि यही तो व्हाइट टाइगर ड्यूक के एंसेस्टर हैं और मैं भी तो इनका ही नहीं, मेरा इनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और यह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इसने व्हाइट टाइगर ड्यूक से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। और फिर बेबी बताता है कि ये होंग जुन जो कि गॉड ऑफ फ्योनिक्स हैं और ये वाले ऑस्कर द गॉड ऑफ फूड हैं, जबकि ये वाली हमारे टांग एंसेस्टर की वाइफ हैं जो कि गॉड ऑफ असुरा को भी शेयर करती हैं। और ये जियावू टांगसन की वाइफ हैं। और इनके बाद ये जुजू क्वीन गॉड ऑफ स्पीड हैं। और तो और ये गॉड ऑफ वॉर दाई मुबाई की भी वाइफ हैं। और निंगरोंग ये 9 कलर गॉडेस हैं। और तो और इनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सिलरी सोल मास्टर का टाइटल भी है। और ये निंगरोंग रोंग गॉड ऑफ फूड ऑस्कर की वाइफ भी हैं। और बीच में जिनका ये स्टेचू है टांग क्लैन के एंसेस्टर टांगसन का है, जो कि गॉड ऑफ असुरा के साथ साथ गॉड ऑफ ओशियन भी हैं। और यह भी इनकी काफी ज्यादा इज्जत करता है। और ये 3 स्टेचू शेरेक स्कूल के फाउंडर्स के हैं। और ये बीच वाले मेरे एंसेस्टर्स में से एक हैं और इनका नाम यू जियाओ गैंग है, जिन्हें मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने ही शेरेक स्कूल की मार्शल सोल डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। और तो और ये मार्शल सोल वर्ल्ड के टॉप 10 कोर कॉम्पिटिटिव मास्टर्स में से एक हैं। और इनके जो ये राइट साइड में है ये इनकी वाइफ अरलोंग है। और ये दूसरी साइड जो है ये इनके बेस्ट फ्रेंड जो कि शेरेक स्कूल के भी फर्स्ट डीन थे। और इन तीनों को गोल्डन आयरन ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है। और ये लेफ्ट साइड में हमारे मार्शल सोल ब्रांच है, जबकि हमारे राइट में सोल गाइडेंस ब्रांच है। और ये दोनों ही हमारे शेरेक स्कूल की ब्रांचेस हैं। और ये सब कुछ ही आउटर सेंचुरी में आता है, क्योंकि हमारा शेरेक स्कूल इनर सेंचुरी और आउटर सेंचुरी के अंदर बटा हुआ है। और हर 6 सालों में आउटर सेंचुरी के अंदर एग्जाम करवाया जाता है और अगर कोई उसे पास कर लेता है तभी वो इनर सेंचुरी के अंदर एंटर कर सकता है। और ये हाइसेन आइलैंड यहाँ का सबसे सुंदर लैंडमार्क भी है, जहाँ पे गोल्डन एशियंट ट्री भी है। और जो इनर सेंचुरी के स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ वही शेरेक स्कूल के रियल स्टूडेंट्स होते हैं। और शेरेक स्कूल का उद्देश्य सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही ट्रेन करने का है जो कि जीनियस भी होते हैं। और इनर सेंचुरी के अंदर सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जो कि एलाइट्स में भी सबसे तगड़े और ताकतवर हों, जबकि जो आउटर सेंचुरी है उसे 3 एम्पायर्स की रिक्वेस्ट पे ही बनाया गया है, जहाँ पे इन तीनों एम्पायर्स के द्वारा जो स्टूडेंट रिकमेंड करे जाते हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है। और टांगिया बता
बताती है कि बेबे और मैं हम दोनों ही आउटर सेंचुरी में 3rd ईयर स्टूडेंट हैं और कुछ सालों में हम भी इनर सेंचुरी के लिए एग्जाम देंगे। और फिर यह कहता है कि आप दोनों तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन तब भी क्यों आप इनर सेंचुरी के स्टूडेंट नहीं हैं? तो फिर इनर सेंचुरी के स्टूडेंट कैसे होते हैं? तो बेबे बताता है कि जो इनर सेंचुरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो लाखों जीनियसों में भी एक होता है। और एक बारी में इनर सेंचुरी के एक सीनियर से स्टार फॉरेस्ट के अंदर मिला था, जहाँ पे उसने सिर्फ अपने हाथों से ही 3 मिलेनियम सोल बीस्ट को हरा दिया था और उन्हें वो जिंदा एकेडमी में ले आया, क्योंकि उसे यह एकेडमी के द्वारा टास्क दिया गया था। और ये सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट है और इनके सामने विंड, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के लेजेंड्स हैं जो कि शेरेक स्कूल के साथ मर्ज हो गए थे। और तभी एक जूनियर कहता है कि सीनियर भाई क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन हो गया है। और फिर ये बंदा बेबे को फ्रेशमैन यूनिफॉर्म और जूनियर बैज दे देता है। और फिर बेबे यूहो को यूनिफॉर्म देते हुए कहता है कि यूहो तुम्हारा डॉम बिल्डिंग के पीछे है और न्यू स्कूल ईयर 3 दिनों में शुरू होगा। और वैसे तो हमने फर्स्ट ईयर की फीस भर दी है, लेकिन फ्यूचर के अंदर तुम्हें इसका बंदोबस्त खुद करना होगा। और तभी टांगिया बताती है कि तुम्हारी न्यू हेड टीचर एक ओल्ड डेविल होने वाली है जो कि काफी ज्यादा खड़ूस और सख्त है। और फिर बेबी बताता है कि शेरेक स्कूल के आउटर सेंचुरी के अंदर ज्यादा मॉन्स्टर की जैसे ताकतवर स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कई मॉन्स्टरस टीचर्स हैं, जिनमें सबसे डेंजर मिस झाओ है जो कि तुम्हारी क्लास टीचर भी है। तो टांगिया कहती है कि यह मुझे अभी से तुम्हारे लिए काफी बुरा महसूस हो रहा है। और तभी यह एक ओल्ड मैन के पास आके कहता है कि ग्रैंडपा मैं यहाँ पे फ्रेशमैन हूँ और मुझे रुकने के लिए एक डॉम चाहिए। ग्रैंडपा मैं यहाँ पे एक फ्रेशमैन हूँ, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मुझे रूम नंबर 201 कहाँ मिलेगा? और फिर ये ओल्ड मैन यूहो को लोकेशन बता देता है और इनकी मदद के लिए यूहो इन्हें थैंक यू कह के यहाँ से चला जाता है। और यूहो के अच्छे नेचर को देख के ये ग्रैंडपा सोचते हैं कि इस जैसे पोलाइट बच्चे काफी कम ही देखने को मिलते हैं। और फिर यूहो जैसे ही अपने रूम के सामने आता है तो इसकी बैच की वजह से इसके रूम का गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और जैसे ही यूहो रूम के अंदर एंटर करता है तो यहाँ की लाइट्स और विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। और तो और यहाँ पे एक बार यूहो का स्वागत भी करती है। और यूहो की विंडो से बाहर का नजारा वाकई में काफी अच्छा दिखता है। और यूहो सोचता है कि लगता है कि मेरा रूममेट अभी तक नहीं आया है। और फिर यूहो और समय जाया किए बिना टांग क्लैन की ज़्वांटियान स्ट्राइक को प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन कल्टीवेशन टेक्निक्स में से एक है और इसने सिर्फ अभी इसको कुछ ही दिन प्रैक्टिस किया है और इसने अभी से ही इसकी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस है उन्हें अच्छा करना शुरू कर दिया है। और तभी स्काई ड्रीम कहता है कि ये स्किल सच्ची में काफी अच्छी है और तो और ये तुम्हें भी काफी सूट करती है। और तो और इस ज़्वांटियान स्ट्राइक ने तुम्हारी हेल्थ को काफी इम्प्रूव भी कर दिया है। और तो और वो जो पर्पल डीमन आए है वो तुम्हारी स्पिरिटाइज मार्शल सोल के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा और इससे तुम्हें कुछ बेसिक अटैकिंग सोल स्किल भी मिल जाएगी। तो यह कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम मैं पूरी अपनी लगन से प्रैक्टिस करूंगा और अब मैं सोने जा रहा हूँ, इसलिए तुम जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो उसी तरीके से करते रहो। और जब तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो जाए और तुम्हें लगे कि तुम्हें एक सेकंड सोल रिंग की जरूरत है तब मैं अपनी नींद से उठ जाऊंगा। तो यह कहता है कि लेकिन अगर मुझे उससे पहले तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो स्काई ड्रीम कहता है कि अगर तुम किसी खतरे में हुए तो तुम चिंता मत करना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। और इतना कह के स्काई ड्रीम सो जाता है और ऐसी प्रैक्टिस करते करते रात हो जाती है। और अब यह को भी भूख लगने लगी थी, इसलिए ये अपनी यूनिफॉर्म को पहन के मेस की तरफ चला जाता है। और वहाँ पे पहुँच के यह पाता है कि उसके पास तो सिर्फ कुछ ही सिल्वर कॉइन्स हैं, जिससे कि ये अच्छे से भी डिनर नहीं कर सकता है। और तभी यह को याद आ जाता है जब बेबे ने बताया था कि स्कूल स्टूडेंट्स को रेगुलरली कुछ टास्क देता है जिनको पूरा करने पे अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलता है। और ये डिसाइड कर लेता है कि स्कूल के शुरू होने के बाद ये कुछ टास्कों को लेगा। और फिर ये थोड़ा बहुत खाना खा के लौट आता है और जब ये अपने रूम की लाइट्स को ओपन देखता है तो इसे समझ में आ जाता है कि इसका रूममेट आ चुका है। और ये अपने रूम का गेट खोलता उससे पहले ही इसका गेट अपने आप खुल जाता है और इसके रूम से एक काफी ज्यादा सुंदर लड़का बाहर निकल के आता है। और इसकी सुंदरता को देख के यह भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यह खुश होते हुए इसे हेलो करते हुए बताता है कि ये इसका रूममेट है। लेकिन ये बंदा अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मेरे कुछ रूल्स हैं और इन्हें हमेशा तुम अच्छे से याद रखना। तुम ऐसे ही किसी को भी डॉम के अंदर नहीं ला सकते हो और ना ही तुम डॉम के अंदर नंगे पुंगे रहोगे और सोते समय खर्राटे नहीं लोगे। और चौथा, तुम मुझे परेशान मत करना। और पांचवा कि तुम्हें ही हमेशा डॉम को साफ करना होगा, लेकिन याद रखना कि तुम मेरे बेड को टच ना करो। और फिर ये सेकी झाड़ते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया ना। और यह चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं? जिस पे ये लड़का कहता है कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें लात मार के रूम से बाहर निकाल फेंकूंगा और अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास ना हो तो आजमा के देख लेना। और यह को गुस्सा आ जाता है तो ये इसे चैलेंज कर देता है। फिर ये लड़का अपना नाम वांगडोंग बताता है और जब यह इसे अपना नाम हुआ यह बताता है तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये नाम काफी जल्द ही शेरेक स्कूल से गायब हो जाएगा। और फिर ये दोनों फाइट
करने के लिए नीचे आ जाते हैं। और जब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं तब वांग डोंग काफी स्पीड से इसके ऊपर अटैक करते हुए इस पे भारी पड़ने लगता है और ये कहता है कि तुम में तो बस इतना ही जोर है, लेकिन तब भी तुमने मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत की तो तुम्हें इस चीज का खामियाजा भी भुगतना होगा। और तभी यो अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करने लगता है जिससे ये वांग डोंग के अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। और इस तरह ग्रैंडपा भी इनकी फाइट को देख रहे होते हैं जहाँ पे इन्हें युहाओ की हेल्थ काफी कमजोर महसूस होती है। और तभी युहाओ टांगक्लेन की एबिलिटीज को इस्तेमाल करके वांग डोंग को काफी अच्छी टक्कर देने लगता है, लेकिन कमजोर फिजिक होने की वजह से ये वांग डोंग के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। और युहाओ को भी समझ में आ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हार जाएगा, क्योंकि इसे वांग डोंग के अटैक्स को भी ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और तभी युहाओ काफी स्टाइल में रेलिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वांग डोंग इसे देखने के लिए आता है तो ये तुरंत ही उसके पर सोल सोक से अटैक कर देता है। और ये एबिलिटी उन 4 एबिलिटीज में से एक है जिसे स्काईरिम ने इसे दिया है। और सोल सोक की वजह से वांग डोंग को काफी जोर से सिर में दर्द होने लगता है और इस मौके का फायदा उठा के यह इसको धर दबोचता है और कहता है कि क्या अब तुम राजी हो। और फिर वांग डोंग कहता है कि तुम्हारी मेरे ऊपर बैठने की हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से मेरे ऊपर से हटो। तो यह कहता है कि जब तक कि तुम अपनी हार नहीं मानोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तुरंत ही वांग डोंग मान जाता है और कहता है कि हाँ मैं हार गया, तो प्लीज अब मेरे ऊपर से हट जाओ। और यह कहता है कि अगर मैंने अपनी नाइफ को इस्तेमाल किया होता तो तुम कब के ही मारे जा चुके होते। और पहले जो तुमने 5 रूल्स का जिक्र किया था मैं उन्हें फॉलो करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी अपने रूममेट के तौर पे रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाता और ना ही मैं तुम्हारे मुकाबले का हूँ, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना कि तुम मेरी इंसल्ट ना करो। इतना कह के युवा यहाँ से चला जाता है। और फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा अब भी कल्टिवेट कर रहा होता है। तो वांग डोंग इससे कहता है कि आज से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो क्या तुम अभी बेवकूफों की तरह यहीं पे बैठे रहने वाले हो। और क्योंकि क्लास को शुरू होने में अभी भी 1 घंटा बाकी था, तब तक युवा यहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। और जब वांग डोंग अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है तो इस दौरान रास्ते में काफी सारी लड़कियां इसकी खूबसूरती की दीवानी हो जाती हैं और कुछ देर में ही क्लास शुरू हो जाती है। और इसे अटेम्प्ट करने के लिए देरी ना हो जाए इसलिए युवा यहाँ पे भागता दौड़ता हुआ आता है। और फिर क्लास में टीचर आके कहती है कि मेरा नाम झाओ यी है और मैं तुम्हारी क्लास की हेड टीचर हूँ और मैं अपनी क्लास में निकम्मों को नहीं पढ़ाती हूँ बल्कि मॉन्स्टर्स को ट्रेनिंग देती हूँ, और जिन्होंने इन दिनों फाइट की है वो खड़े हो जाएं। और तभी युवा और वांग डोंग खड़े हो जाते हैं। और फिर मिस झाओ कहते हैं कि क्या सिर्फ ये 2 ही हैं और बाकी के तुम निकम्मे लोग क्या कर रहे थे, और क्या तुम लोगों को इस चीज का भी मतलब पता है क्या। और सिर्फ वही लोग ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनके अंदर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत होती है, और इसलिए तुम सभी ही शेरिक स्क्वायर के 100 राउंड्स लगाओगे। तो एक लड़का कहता है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और ऐसा तो कोई भी रूल नहीं है। तो मिस झाओ कहती हैं कि जो कोई भी इसे फिनिश नहीं कर पाएगा उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इस चीज को सुन के बच्चे काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और तभी एक लड़का कहता है कि प्रोफेसर मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा और हमने तो फाइटिंग भी नहीं की है, तो हमें सजा क्यों मिल रही है। तो मिस झाओ कहती हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कहा है। और फिर ये गुस्से से अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए कहती हैं कि और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और डीकेड मिलेनियम सोल रिंग को देख के बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर मिस झाओ कहती हैं कि तुम लोगों को बस एक ही मौका मिला है, इसलिए जो कोई भी 100 राउंड्स लगाने में फेल होता है तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। और ये सभी बच्चे ही इनसे काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए सभी ही यहाँ से भाग के जाने लगते हैं राउंड्स लगाने के लिए। और जब सभी बच्चे ही यहाँ से चले जाते हैं तब मिस झाओ युवा और वांग डोंग को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि आखिरकार हमें 2 ऐसे बच्चे मिल ही गए जिनका खून गर्म है। और फिर ये पूछती हैं कि चलो बताओ कि तुम लोग किसके साथ फाइट कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। युवा बताता है कि हम दोनों रूममेट्स हैं और हमारी किसी बात को लेके बहस हो गई थी। मिस झाओ कहती हैं कि रूममेट से फाइट करना काफी अच्छा होता है, इस तरीके से दोनों के बीच में कंपटीशन बना रहता है और दोनों ही साथ साथ प्रोग्रेस करते हैं, इसलिए अब तुम दोनों को भी जाके राउंड्स लगाने चाहिए। तो इनकी बात से ये दोनों ही चौंक जाते हैं। और वांग डोंग कहता है कि मिस झाओ आपने तो कहा था कि हम दोनों गर्म खून के हैं। तो मिस झाओ कहती हैं कि लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, और हाँ एक चीज अच्छे से याद रखना तुम लोगों के पास भी 100 राउंड्स लगाने के लिए उतना ही समय है जितना कि बाकियों के पास है। और वांग डोंग इनसे बहस करने ही वाला था कि युवा इसे पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है। और जब ये दोनों बाहर दौड़ रहे होते हैं तो वांग डोंग कहता है कि आखिर तुम मुझे खींच के क्यों ले आए, वो टीचर तो सच्ची में 1 नंबर की पागल औरत है। तो युवा पूछता है कि क्या तुम उसे मना सकती हो या फिर हरा सकती हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और शेरिक स्कूल के अंदर भी रुकना चाहते हो तो फिर तुम्हें भी वही करना होगा जो वो कहती है। और वैसे तो मिस झाओ एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, लेकिन वो ये हमारे ही भले के लिए कर रही हैं, और वैसे भी ये शेरिक स्कूल है तो यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिक्ट ही होगा। और जो उन्होंने कहा था मुझे
उस पर विश्वास है कि वो हमें एक्सपेल कर देगी अगर हमने ये कंप्लीट नहीं किया तो। फिर वांग डोंग पूछता है कि उस दिन मुझे हराने के लिए तुमने किस तरीके की स्किल का इस्तेमाल किया था और क्या तुम्हारी मार्शल सोल एक स्पिरिट एट्रीब्यूट है, जिस पे यो हाँ करता है। तो यो कहता है कि मुझे इस चीज का कोई भी घमंड नहीं है, क्योंकि अगर तुम भी अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करते तो मैं निश्चित रूप से तुमसे काफी बुरी तरीके से हार जाता। जिस पे वांग डोंग कहता है कि हाँ ये तो सच है और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही फ्रेशमैन हैं जो कि स्ट्रेंथ के मामले में मुझे टक्कर दे सकते हैं और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है, तो फिर कैसे तुमने स्कूल के अंदर एंटर किया। तो युहा कहता है कि मत भूलो कि तुम भी इसी 10 ईयर ओल्ड सोल रिंग से ही हारे हो। और युहा की इस बात को सुन के वांग डोंग मुंह फुलाने लगता है और ये ऐसा करते हुए वाकई में काफी क्यूट लग रहा होता है। तो वांग डोंग कहता है कि चलो मैं इस चीज को जाने देता हूँ, क्योंकि तुमने भी तो मुझे उस बुढ़िया से प्रोटेक्ट किया है, तो अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी तुम्हें बुली करता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो युहा कहता है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वांग डोंग कहता है कि तुम तो हार्टलेस हो और अगर तुम मेरे इक्वल होते तो मुझे तुम्हें लेके ये फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही जो भी मेरे उम्र के थे उन्होंने कभी भी मुझे इक्वली ट्रीट नहीं किया है। तो यह कहता है कि हमारी भावनाएं अलग अलग हैं और इतना कह के ये वांग डोंग से आगे निकलने लगता है और इस वजह से वांग डोंग को इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर ये तेज भागते हुए सभी से आगे निकलने लगता है और सबसे बाद में शुरू करने के बाद भी वांग डोंग सबसे आगे होता है। और क्योंकि युहा की फिजिक काफी ज्यादा कमजोर होती है इसलिए इसे भागने में काफी दिक्कत हो रही होती है और इसकी थकान की वजह से काफी बुरी भी हालत हो जाती है। और इस तरफ वांग डोंग सबसे पहले खत्म करता है और बारी बारी से और भी बच्चे इन्हें फिनिश करने लगते हैं। और तभी मिस झाओ बाकी सभी बच्चे से कहती है कि इसे 2 घंटों के अंदर ही कंप्लीट करना है। और इस तरफ वांग डोंग युहा को देखते हुए मन में कहता है कि आखिर मैं इससे कैसे हार सकता हूँ, क्योंकि युहा को आगे बढ़ने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये थकान की वजह से बस गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी कोई इसे पकड़ लेता है और जैसे युहा पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि ये और कोई नहीं वांग डोंग है। और वांग डोंग कहता है कि जल्दी से अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का वजन कम कर लो। और फिर वांग डोंग गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई को इस्तेमाल करता है, जिससे इसके पीछे काफी ज्यादा सुंदर और बड़े विंग्स आ जाते हैं, जो कि वाकई में देखने में काफी सुंदर लग रहे होते हैं। और सभी लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा अचंभित होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुंदर बटरफ्लाई ग्रेट मार्शल सोल है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। और 100 राउंड्स को खत्म करवाने में वांग डोंग इसकी मदद करने लगता है और वांग डोंग को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और मिस झाओ ये कहती है कि इन्होंने बिल्कुल भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। और तभी युहा के भी राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर मिस झाओ कहती हैं कि मैं जिन जिन का नाम ले रही हूँ वो सभी ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से रवाना हो जाएं। और फिर ये काफी बच्चों के नाम लेती हैं। और तभी एक लड़का भड़कते हुए कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही तो इसे खत्म किया है। तो मिस झाओ कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ राउंड नहीं लगा रही हूँ, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे तुम्हारे घोटाले के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और मुझे अच्छे से मालूम है कि तुमने सिर्फ 98 राउंड्स ही लगाए हैं। और इस बंदे की पोल खुल गई होती है तो ये घबराते हुए कहता है कि आप मुझे इतनी सी बात के लिए बाहर नहीं निकाल सकती हैं। तो मिस झाओ कहती हैं कि शेरेक स्कूल सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही बढ़ावा देता है जो कि वॉरियर्स होते हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में चालाक या फिर धोखेबाज नहीं होना चाहिए। और उसके पास अगर बिना ईमानदारी के ताकत है तो वो कल्टीवेट करने के बाद देश के अंदर विनाश ला सकता है। और इसलिए ही तुम शेरेक स्कूल का स्टूडेंट होना डिजर्व नहीं करते हो। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चलते बनो। और मैंने जिनके भी नाम लिए हैं उनमें से 9 लोगों ने रनिंग के दौरान चीटिंग की है, इसलिए ये भी एक्सपेल होंगे। और अगर तुम लोग मेरी बात से राजी नहीं हो तो तुम लोगों के पास पूरी आजादी है एकेडमिक ऑफिस के अंदर जाके मेरी रिपोर्ट करने की। और तभी ये लड़का युहा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि प्रोफेसर इसने भी तो दूसरे की मदद लेके रेस को फिनिश किया है, तो फिर आपने इसे एक्सपेल क्यों नहीं किया। तो मिस झाओ कहती हैं कि मैंने पहले ये नहीं कहा था कि कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई खुद से दूसरों की भागने में मदद करना चाहता हो तो। और तुम्हारी तो किसी ने भी मदद नहीं की ना, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर ये बाकी सभी स्टूडेंट्स को क्लास में भेज देती हैं। और इस तरफ वांग डोंग युहा के साथ जाते हुए कहता है कि ये चुड़ैल तो काफी ज्यादा निर्दयी है। तो युहा कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं भी एक्सपेल हो जाता। तो वांग डोंग कहता है कि मुझे भी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए जो तुमने मुझे उस समय टीचर से लड़ने से रोक लिया था, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरा भी काफी समय बर्बाद हो जाता, जिसकी वजह से मैं भी इसे समय पे कंप्लीट नहीं कर पाता। और फिर इनकी क्लास शुरू हो जाती है और मिस झाओ युहा से उसकी सोल पावर के बारे में पूछती है। तो युहा बताता है कि मेरी सोल पावर लेवल 11 पे है। और 11th लेवल का सुन के सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसे 11th लेवल के साथ आखिर शेरेक के अंदर भी कैसे घुस पाया। और इस वजह से वांग डोंग अपना चेहरा छिपाने लगता है और कहता है कि मुझे
मुझे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए जो मैं इससे हार गया, और ये चीज सच्ची में काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। और शरक के अंदर एंटर करने के लिए तो लेवल कम से कम 15 होनी चाहिए, तो फिर इसने कैसे एंटर किया। और फिर मिस झाओ कहती है कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, युहाओ की सोल पावर लेवल 11 पर ही है, और क्योंकि ये एक स्पेशल गेस्ट है इसलिए ही ये स्कूल के अंदर एंटर कर सका है। लेकिन अगर तुम स्कूल के द्वारा दिए गए टास्क को पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हें तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। और क्लास खत्म होने के बाद टीचर झाओ सभी से कहती हैं कि आफ्टरनून में तुम सभी की ही फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसके बाद सभी बच्चे यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ये युहाओ से अपने ऑफिस में आने के लिए कहती हैं, और जैसे युहाओ इनके ऑफिस में आता है तो ये कहती हैं कि हो युहाओ, मुझे बेकार की बात करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारी मार्शल सोल क्या है। और मैं भी इसे जानने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारी मार्शल सोल क्या है, इसलिए मुझे इस चीज का उत्तर अभी के अभी ही चाहिए। और इस तरफ बाहर वांग डोंग सोच रहा होता है मिस झाओ के लिए युहाओ इतना स्पेशल क्यों है, और आखिर की वो क्लास के अंदर उसे डिफेंड कर रही थी जबकि उसका सोल पावर लेवल इतना कम है, और तो और वो गिर भी गया था। और तो और यहाँ पे बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता है, तो फिर उन्होंने क्यों उसे क्लास के बाद बुलाया। और इस तरफ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस झाओ कहती हैं कि और अब कोई हैरानी नहीं हो रही कि क्यों तुम्हें टांग क्लेन की उस गोल्डन सर्वेंट गर्ल टांगिया ने तुम्हें एक स्पेशल गेस्ट स्टूडेंट के रूप में क्यों चूज किया। और फिर ये अपने साथ इसे लेके सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में ले आती हैं, जहाँ पे ये एक डिवाइस से एक गेट को काफी शानदार तरीके से खोलती हैं। और इस दरवाजे के खुलने के बाद अंदर का जो नजारा होता है वो और भी ज्यादा शानदार होता है, क्योंकि अंदर काफी सारे लोग होते हैं और ये सभी ही किसी न किसी तरीके के सोल गाइड टूल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और फिर मिस झाओ फानियो को अपने पास बुला के कहती हैं कि ये बच्चा सोल एक्टिंग के लिए काफी अच्छा है। और फानियो युहाओ की बॉडी को देखते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, इसकी बॉडी और सोल पावर दोनों ही काफी ज्यादा वीक हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे कमजोर सोल टूल को भी नहीं चला सकता है। और फिर मिस झाओ कहती हैं कि चलो इन्हें भी वही एक्सपीरियंस करने दो। और फिर तुरंत ही युहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से फानियो को अपने आसपास की चीजें काफी साफ दिखने लगती हैं, और ये तुरंत ही इसके डिटेक्टिंग और शेयरिंग इफेक्ट को भी समझ जाते हैं। और फिर ये चौंकते हुए कहते हैं कि लेकिन आखिर 10 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट से इतनी ज्यादा स्पेशल सोल स्किल कैसे मिल सकती है, और इसकी आइज इसकी बॉडी का हिस्सा है, तो इसकी मार्शल सोल एक स्पिरिट एट्रीब्यूट नहीं है। और ये सच में एक चमत्कार ही है जो इसने वैसे सोल रिंग को एब्जॉर्व किया, और काफी कम पॉसिबिलिटी है कि इसकी सोल स्किल म्यूटेशन हो। और मिस झाओ की इस बात को सुन के फानियो कहते हैं कि शायद ये काबिल हो। और तभी ये सईतो को बुला के कहते हैं कि चलो तुम इस लड़के को टेस्ट सूट सेट सोल मिसाइल मूव में तुम्हें एडजस्ट करने दो। और फिर सईतो युहाओ को अपने साथ यहाँ से ले जाता है, और फानियो कहता है कि 10 सालों से ज्यादा सन मून एम्पायर के ऊपर रिसर्च करने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से काफी टेरिफाइंग सोल वेपन्स बनाए, और ये सभी ही काफी ज्यादा आत्मघाती वेपन्स हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए उतनी ही ज्यादा काबिल यूजर्स की जरूरत है। और मैंने पाया कि हजारों लोगों में मुश्किल से एक सोल मास्टर ऐसा होता है जो कि इन्हें अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि सईतो युहाओ को काफी ज्यादा हाईटेक शूटिंग रेंज में ले आता है, यहाँ पे ये युहाओ से कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं। इतना कह के ये अपने सोल गाइड वेपन को बाहर निकाल लेता है, और तभी हमें पता चलता है कि सईतो के पास भी 1000 साल पुरानी सोल रिंग है। और इस तरफ सईतो बड़ी ही आसानी से अपने टारगेट्स को हिट कर पा रहा होता है, और क्योंकि ये इनिशियल लेवल था इसलिए इसके टारगेट्स मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी इसका एडवांस वर्जन शुरू हो जाता है, जहाँ पे सभी टारगेट्स अब मूव करने वाले होते हैं। और तभी ये टारगेट्स किसी तरीके के होलोग्राम को इस्तेमाल करके उड़ने वाली बीस्ट की फॉर्म ले लेते हैं, जिन्हें सईतो से अपने वेपन से हिट करना था। और क्योंकि ये मूव कर रहे थे इसलिए सईतो इन्हें अच्छे से टारगेट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी युहाओ इसको अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल शेयरिंग से सपोर्ट करने लगता है, जिसकी मदद से बड़े ही आराम से इन सभी बर्ड्स को हिट करने लगता है। लेकिन तभी एक बर्ड युहाओ की रेंज से बाहर चली जाती है, जिस वजह से सईतो उसे हिट नहीं कर पाता है, बल्कि वो उल्टा ही इनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी सईतो इसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और इस टेस्ट के खत्म होने के बाद सईतो कहता है कि छोटे भाई तुम्हारे पास तो काफी स्पेशल एबिलिटी है। और तभी फानियो कहते हैं कि हालांकि इसकी रेंज उतनी काफी नहीं है, और फिक्स्ड सोल गाइड स्किल के साथ कोऑपरेट करने के लिए तुम्हारी रेंज कम से कम 100 मीटर्स होनी ही चाहिए, और ये काफी बुरी बात है जो इसकी उतनी नहीं है। और तभी युहाओ इनके पास आके कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर इंप्रूव होगी वैसे वैसे ही मेरी सोल स्किल की रेंज भी एक्सपेंड होती जाएगी। जिसपे फानियो कहते हैं कि ये नामुमकिन है, और कैसे कोई सोल स्किल इवॉल्व कर सकती है। और यह बताता है कि जब ये सोल स्किल मुझे मिली थी तब इसका डायमीटर सिर्फ 1 मीटर का था। और इस चीज को जान के फानियो भी काफी हैरान होते हैं, और कहते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी दिन ये डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो फिर तुम मेरे पास आ जाना, और तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सोल गाइड्स को कैसे बनाया जाता है। और फिर युहाओ मास्टर को थैंक यू
कहता है और फिर फानियो सईतो से इसे ले जाके सोल गाइड्स के बारे में बताने के लिए कहता है और फिर सईतो याओ को अपने साथ दबोच के ले जाने लगता है और फानियो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी सोल स्किल ऐसे इम्प्रूव करती रहे। और इस तरफ याओ सईतो को इसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू कह रहा होता है और ये अपना नाम हो याओ भी बताता है। और इस चीज को सुन के सईतो सीरियस होते हुए सोचने लगता है कि पहले भी मुझे कोई बिग ब्रदर कह के बुलाता था। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बाकियों की तरह मुझे सईतो कह के बुला सकते हो। और फिर याओ कहता है कि आपकी ये सोल कैनन्स तो काफी ज्यादा गजब के हैं और ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं। तो सईतो कहता है कि इन्हें कस्टमाइज सोल गाइडेंस वेपन कहते हैं और हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट 3 तरीके की रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें पहला है मेली सोल गाइडेंस और दूसरा रिमोट सोल गाइडेंस, जबकि तीसरा कस्टमाइज सोल गाइडेंस है। और इस तरफ याओ को इससे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये पूछता है कि इन तीनों में ही क्या अंतर है। तो सईतो बताता है कि हमारे जो मेली सोल गाइडेंस वेपन होते हैं जो कि हमारी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड, स्पीयर और डैगर जैसे होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये ऑर्डिनरी के मुकाबले काफी ज्यादा पावर रिलीज करते हैं और इन्हें इस्तेमाल करके हम काफी पावरफुल अटैक्स भी कर सकते हैं। और इनके साथ साथ इनमें आइस, फायर, थंडर, डिफेंस एट्रीब्यूट भी होते हैं। और इनके बारे में जान के यह काफी चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये रिमोट सोल गाइडेंस क्या काम करते हैं, जिसपे सईतो बताता है कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस और रिमोट सोल गाइडेंस करीब करीब एक जैसे ही हैं, लेकिन रिमोट सोल गाइडेंस काफी ज्यादा सोल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और ये काफी ज्यादा सोल एनर्जी को कंज्यूम करके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकते हैं। जबकि कस्टमाइज सोल गाइडेंस की बात की जाए ये कम से कम सोल एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकते हैं और कस्टमाइज सोल गाइडेंस के साथ हम लॉन्ग रेंज भी अटैक कर सकते हैं। और फिर यह कहता है कि तो फिर रिमोट सोल गाइडेंस का तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी तुलना में कस्टमाइज सोल गाइडेंस काफी पावरफुल और काफी यूजफुल भी है। जिसपे सईतो कहता है कि हर एक चीज की अपनी अपनी कीमत होती है और माना कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस ने रिमोट सोल गाइडेंस को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि इनकी अटैकिंग रेंज और अटैकिंग पावर इनके कंपेयर में ज्यादा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम कस्टमाइज सोल गाइडेंस को इस्तेमाल करके मूविंग टारगेट्स के ऊपर अच्छे से निशाना नहीं साध सकते हैं। और इस चीज को जान के यह समझ गया होता है कि मिस जाओ इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हैं और वो अच्छे से जानती थी कि मैं अपनी सोल डिटेक्शन की मदद से ये काम आसानी से कर सकता हूँ। और सईतो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि सोल मास्टर सोल गाइडेंस वेपन को इस्तेमाल करके अपनी पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। और 10 गुना सुन के याओ के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और फिर ये दोनों ऐसे और भी बातें करते हैं। और तभी मिस जाओ याओ को यहाँ पे लेने के लिए आ गई होती है। तो याओ सईतो से कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं कड़ी मेहनत करके इसकी रेंज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे कि मैं यहाँ पे दोबारा आ सकूं। और जब ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो मिस जाओ याओ को बताती है कि फानियो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक काफी बेहतरीन टीचर है और तुम्हारे लिए भी काफी अच्छा होगा अगर तुम उसके डिसिपल बन जाते हो तो, लेकिन तुम ये भी याद रखना कि तुम्हें फ्रेशमैन टेस्ट को भी पास करना है वरना मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही एकेडमी के रूल्स को नहीं तोड़ सकती हूँ। तो याओ कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और मिस जाओ के यहाँ से जाते ही टांगिया यहाँ पे आ जाती है और ये याओ से पूछती है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। और इस चीज को सुन के याओ सोचता है कि वैसे तो मुझे पैसों की अभी काफी जरूरत है। और फिर टांगिया कहती है कि चलो मेरे पास तुम शाम को आना, मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखाऊंगी। और तभी याओ को याद आता है कि 5 मिनट बाद उसकी क्लास शुरू होने वाली है और फिर ये क्लास के लिए चला जाता है। जब क्लासरूम के अंदर याओ बैठा होता है तो वांग डोंग इसे काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है और ये याओ से पूछता है कि तुम्हारी स्पिरिट सोल क्या है, जिसपे याओ कहता है कि पहले तुम बताओ। जिसपे वांग डोंग बताता है कि मेरे पास ब्राइट बटरफ्लाई की ब्यूटीफुल स्पिरिट बॉडी है। जिसपे याओ कहता है कि मेरी सोल बॉडी मेरी स्पिरिट आईज हैं और मैंने इन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें फाइट में हराया था क्योंकि मैं काफी आसानी से तुम्हारे फाइटिंग मूव्स को देख पा रहा था। और वांग डोंग कहता है कि मेरी सोल बॉडी काफी ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी मैं कहूंगा कि तुम्हारी स्पिरिट आईज भी काफी रेयर हैं। और ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे मिस जाओ आ जाती हैं और ये तुरंत ही सभी को ग्राउंड में मिलने के लिए कहती हैं, जहाँ पे आते ही इन सभी को आर्मर्स पहनने के लिए दे देती हैं और कहती हैं कि जब तक कि अगली क्लास शुरू नहीं होगी तब तक तुम सभी को ही इन आर्मर्स को पहन के भागता रहना होगा। और खास बात यह है कि आज के दिन तुम लोग अपनी सोल पावर या फिर सोल टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और जिस किसी ने भी इस्तेमाल किया उसे तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाएगा और तो जो आखिरी में आएगा उसे भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इस चीज को सुन के सभी बच्चे ही काफी घबरा से जाते हैं। और तभी मिस झाओ कहती हैं कि आज के दिन तुम लोगों के क्लास लीडर को भी मैं डिसाइड करूंगी। और तभी एक लड़की कहती है कि क्या मुझे भी ये आर्मर पहनने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो आंसरी डिपार्टमेंट से हूँ और हमारा तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर मिस झाओ कहती हैं कि तुम्हें जरूर लगता होगा कि ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ, पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था जहाँ पे सोल मास्टर्स के पास कुछ स्पेशल तरह की मार्शियल सोल स्पिरिट हुआ करती थी, जैसे कि एजिलिटी, सपोर्ट
सपोर्ट, फूड, स्पीड और कंट्रोल हुआ करती थी और साथ ही साथ डिफेंस और अटैक भी। लेकिन अब समय बदल चुका है और यहाँ पे हर समय जंग के हालात बने रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हर एक बंदे को काफी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, वरना तुम लोग बिन वजह ही मारे जाओगे। और चलो अब बातें बंद करो और भागना शुरू कर दो। और फिर सभी स्टूडेंट्स भागना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वांग डोंग शुरुआत में तो सबसे तेज भाग रहा होता है और तो और बाकी के स्टूडेंट्स भी युवा से तेज भाग रहे होते हैं। और क्योंकि युवा की फिजिक काफी कमजोर थी, इसलिए ये धीरे धीरे भाग रहा होता है, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स ने कई राउंड्स लगा लिए होते हैं और काफी सारे राउंड्स लगाने के बाद सभी लोग ही थक के बैठ जाते हैं। और यहाँ तक कि थकने की वजह से वांग डोंग भी रुक गया होता है और वांग डोंग कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा राउंड्स लगाए तो मुझसे तो कोई आगे नहीं होगा। और बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि युहाओ ही सबसे पीछे है तो यकीनन यही हारेगा, इसलिए हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ युहाओ लगातार अभी भी भाग रहा होता है और इसे देख के वांग डोंग सोचता है कि आखिर ये बंदा किस तरीके की मिट्टी का बना है। और यहाँ पे हर कोई जानता है कि इसकी फिजिक और सोल पावर सबसे कम है, लेकिन विल पावर के मामले में ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इतने ज्यादा थकने के बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस तरफ युहाओ की फिजिकल लिमिट भी पूरी हो गई होती है और ये थकान की वजह से बस रुकने ही वाला होता है, लेकिन ये हार न मान के लगातार आगे बढ़ता रहता है और सोचता है कि मुझे हर हालत में सोल गाइडेंस एग्जाम को पास करना ही होगा, जिससे कि मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन सकूं। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बॉडी अपनी लिमिट्स तक पहुँच गई है, लेकिन तब भी मैं गिर नहीं सकता हूँ। जब युवा इसी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि युवा की बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस होते हैं वो ओपन होने लगते हैं, जिस वजह से इसकी बॉडी के अंदर सोल एनर्जी का फ्लो बढ़ गया होता है, जिससे कि इसकी फिजिक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। और इस चीज को जान के युवा सोचता है कि मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा, ये मेरे पास एक अच्छा मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। और इसी निश्चय के साथ ये आगे बढ़ता जा रहा होता है और एक के बाद एक करके काफी लैप्स कंप्लीट करने लगता है, जबकि बाकी के डिसिपल्स अभी बैठ के आराम कर रहे होते हैं, जबकि युवा काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और यहाँ तक कि युवा सही से अपने टांगों पे खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन तब भी ये आगे बढ़ता जा रहा होता है। और वांग डोंग युवा के इतने विल पावर को देख के इम्प्रेस हो गया होता है, इसलिए ये आगे आके युवा की मदद करना शुरू कर देता है। और तो और बाकी के डिसिपल्स भी युवा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए वो भी इसे फॉलो करने लगते हैं। और इन सारी चीजों को होते हुए मिस झाओ दूर से देख रही होती हैं और ये मन में कहती हैं कि आज का ये एग्जामिनेशन इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं था, बल्कि इनकी विल पावर को देखने का था। और यहाँ पे एक बच्चे की विल पावर ने तो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। और इस तरफ युवा के दोस्त वगैरह एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और तभी इनकी क्लास की बेल बज जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये अब भागना बंद कर सकते हैं। और तभी मिस झाओ इन सभी डिसाइपल्स के पास आ जाती हैं और ये कहती हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जब तक कि अगली क्लास की बेल नहीं बज जाती है तब तक तुम सभी को ही कंटिन्यूअसली भागते रहना होगा। लेकिन वो युवा को छोड़ के सभी लोगों ने बैठ के आराम किया है, इसलिए युवा के अलावा तुम सभी ही फेल हो चुके हो। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं किसी को भी एक्सपेल नहीं करने वाली हूँ। और इस चीज को सुन के सभी डिसाइपल काफी खुश होने लगते हैं और फिर मिस झाओ युवा को इनकी क्लास का लीडर बना देती हैं। और इस चीज से सभी डिसाइपल ही काफी खुश होते हैं और इससे किसी को भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि ये सभी ही पहले से ही युवा की विल पावर से काफी इम्प्रेस हो चुके थे। और इस तरफ मिस झाओ युवा को तरफ देखते हुए कहते हैं कि युवा तुम तो काफी कमाल के हो और मैंने आज तक किसी भी ऐसे डिसाइपल को नहीं देखा जिसकी विल पावर तुम जितनी स्ट्रॉन्ग हो। और तुम में सच में कुछ तो खास बात है, जिससे तुम हर बार ही मुझे किसी न किसी तरीके से सरप्राइज कर ही देते हो। और इस तरफ सभी डिसाइपल युवा को चीयर अप कर रहे होते हैं और इससे युवा भी काफी खुश होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।